हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंग स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक जेई और एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए थे। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि पार्ट 10 जो मेरा भी आएगा उसमें मैं जो यूपीआई फाइनल जेई में जो 2016 पेपर में बॉयलर से जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब बॉयलर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पार्ट 1 to 9 मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए थे वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे और उससे जो थ्योरी निकल के आ रही है, थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लीजिएगा, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे उसमें। थ्योरी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो क्रैंक एंड स्लॉटर लीवर मैकेनिज्म होता है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आया था उस पेपर में, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा क्रैंक एंड स्लॉटर लीवर मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी न्यूमेरिकल आने चाहिए थे बट उस समय नहीं आए थे, तो इससे न्यूमेरिकल इस पेपर में आ सकते हैं और ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो इस पर भी मैं आपको इसका थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में, और इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व कराऊंगा। इसका एक अलग वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने टॉम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने फ्लाई व्हील को अच्छे से पूरा फ्लाई व्हील से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने पूरा सिखा दिया है। जो मैंने पार्ट 1 और 2 अपलोड किया है। पार्ट 1 में जो पूरा का पूरा इसमें फ्लाई व्हील का थ्योरी होता है, क्या न्यूमेरिकल्स उससे आते हैं, उसका मैंने खाली पार्ट 1 में किया है कवर। और पार्ट 2 में जो उससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो उससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो उससे न्यूमेरिकल आ चुके हैं, वो मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा आप देख लेंगे तो आपका फ्लाई व्हील का चैप्टर पूरी तरह से आपको आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा, फ्लाई व्हील का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगला जो मैं स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर 1 होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का मैनोमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और इससे हम लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लेके सीखेंगे मैनोमेट्री को। ठीक, तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो अगले आने वाले पेपर्स में आएंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ना, जो मैंने पार्ट 9 ये क्वेश्चन से इस क्वेश्चन लेने का क्या फ़ायदा क्या है, जो मैंने पार्ट 9 वीडियो अपलोड किया था तो मैंने पार्ट 9 वीडियोज़ में कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे, बट आप लोग उस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये इसी होमवर्क क्वेश्चंस का मैं इसमें आपको सॉल्यूशन भी दूंगा और उसी से आप देखेंगे कि ये जो होमवर्क क्वेश्चन मैं देता हूँ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। और आप ऐसा मत सोचिए कि वो सारे क्वेश्चन फालतू होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप होमवर्क क्वेश्चन लगाया करिए, और अगर नहीं आएगा तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। पार्ट 9 के होमवर्क क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। ठीक, तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एयरक्राफ्ट डिजाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ABCD बर्नौलीज, कंजर्वेशन ऑफ मास, ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई देखो, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा वो मैं आपको बाद बताऊंगा। पहले देखो, एयरक्राफ्ट का जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे काम करता है, वो किस बेस पे काम करता है। जो एयरक्राफ्ट हमारी होती है, ये एयरक्राफ्ट मान लो, ये एयरक्राफ्ट हो गई हमारी, तो ये जो एयरक्राफ्ट होती है हमारी, बर्नौलीज प्रिंसिपल इस पर कैसे काम करता है। देखो, जब एयरक्राफ्ट उड़ती है ना तो यहाँ का प्रेशर जो होता है, जो इसमें ये सिर्फ उड़ती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस इसमें होता है, क्रिएट्स होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है इसमें। जो विंग्स यहाँ लगे होते हैं ना साइड में, ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ नीचे वाले एयर में, ऊपर वाले एयर में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उसी से हमारी हवा इसमें हमारी एयरप्लेन में लिफ्ट वाला काम होता है, लिफ्ट वाला काम होता है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है ये डिपेंड होता है, फुल टू डिपेंड होता है हमारा ये बर्नौलीज के थ्योरी पे, बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे ये प्रेशर का डिफरेंस काम करता है। इसीलिए जो हमारा एयरक्राफ्ट का लिफ्ट होता है वो हमारा बर्नौलीज के थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बर्नौलीज प्रिंसिपल होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है वो 3 एनर्जीज का सम होता है। इससे सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आपको थोड़ा सा बर्नौलीज थ्योरम अगर थोड़ा सा और सीखना होगा तो इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस छोटा सा वीडियो को आप देख लीजिएगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें है इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स के नाम से मेरा एक है प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। उसमें आप जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके मैंने छोटे छोटे वीडियो अपलोड किया हुआ है आप ही लोगों के लिए। तो एक बार देख लेना समय निकाल के, बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। आप देखो, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है हमारा, बर्नौलीज थ्योरम जो हमारा होता है वो 3 एनर्जी का समेशन होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से सीधे क्वेश्चन आता है P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। ये हमारा होता है बर्नौलीज थ्योरम। और इसमें ये जो 3 दिए हुए हैं, ये टर्म दिए हुए हैं, ये क्या क्या है, ये जो हमारा ये फर्स्ट टर्म हमारा है, ये होता है हमारा प्रेशर हेड, प्रेशर हेड बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड। ये जो हमारा दूसरा टर्म है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ये हमारा होता है वेलोसिटी हेड,
या काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। थर्ड जो हमारा टर्म है जेड है हमारा, इसको हम बोलते हैं डेटम हेड, डेटम हेड या फिर पोटेंशियल हेड। ये हमारा होता है बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला। पोटेंशियल हेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो ये बोल रहा था कि एरोप्लेन किस उस पे लिफ्ट पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है जो उसको लिफ्ट मिलती है, तो वो हमारा बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और बर्नौलीज का फॉर्मूला ये होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था और इसका मैंने अलग सा वीडियो अपलोड किया हुआ है। और यूपीआई विनर जे में जो इससे क्वेश्चन आया था मैंने उसको भी सॉल्व कराया हुआ है, उस पर भी मैंने आपको बर्नौलीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन। देखो सेकंड आपने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया, सेकंड क्वेश्चन आपका जो हो गया वो क्या बोलता है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ऑल ऑफ दिस। तो देख रहे हो इन तीनों सम को ही हम बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो तुम्हारा ये भी क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है। This is the product of cross-sectional area of the pipe and the velocity of the fluid at any given point along the pipe is constant। अब देखो इसमें चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप लोगों को इसका ऑप्शन दो मैंने दिया था होमवर्क में, ये कितने लोगों को नहीं आ पा रहा था, बट कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ये कोई पाइप है, मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का है। यहाँ पे जो इसका एरिया यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसका A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ वेलोसिटी अलग होगी, इसका V1 मान लेते हैं और इसका V2 मान लेते हैं। और जो इसमें फ्लो कर रहा है फ्लूइड उसकी हम डेंसिटी मान लेते हैं इस पॉइंट पे ρ1 और इस पॉइंट पे ρ2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सीधे बोल दिया उसने प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ये कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, देखो जो हमारा मेन फार्मूला होता है, ये हमारा मेन फार्मूला ये होता है। इसमें ρ1 ρ2 अलग अलग क्यों है कि यहाँ पे जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड है। जब क्वेश्चन में एक कंडीशन दे देगा कि हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो उस समय क्या होता है, हमारा रो जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। जब हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो रो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा ρ1 ρ2 इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से ρ1 ρ2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा A1 V1 इक्वल टू A2 V2 या एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, इससे भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। अभी तो इसने डायरेक्ट फार्मूला किसी पेपर में इसने सीधे फार्मूला दे दिया था, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। इसको भी आप लोगों को इसका भी न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच गियर ट्रेन इज यूज्ड फॉर हायर वेलोसिटी रेशियो इन ए स्मॉल स्पेस, मतलब चार ऑप्शन में से कौन सा गियर ट्रेन के हम स्मॉल स्पेसेस में यूज करते हैं और उससे हमें हायर वेलोसिटी मिलती है। तो इसको हमको याद कर लेना है। देखो 4 गियर ट्रेन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो जो यूपीआई का पेपर आया था मैंने उसमें ऑलरेडी गियर ट्रेन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें कौन सा गियर ट्रेन इस्तेमाल होता है, इसमें सिंपल, कंपाउंड, रिवोल्टेड और एपिसाइक्लिक। रिवोल्टेड और एपिसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोल्टेड और एपिसाइक्लिक की एप्लीकेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट हायर वेलोसिटी रेशियो के लिए हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हमको याद रखना पड़ेगा, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स का हम इस्तेमाल करते हैं हायर वेलोसिटी रेशियोज पाने के लिए स्मॉल स्पेस में। अब देखो जो हमारा रिवोल्टेड गियर ट्रेन होता है और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है, इससे एग्जाम में इसके जो एप्लीकेशन होते हैं उससे क्वेश्चन आता है। तो हमको इसके एप्लीकेशन को याद रखना पड़ेगा कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का एप्लीकेशन क्या होता है। इसका एप्लीकेशन होता है डिफरेंशियल गियर ट्रेन, जो हमारी क्या कहते हैं कार्स में या बैक साइड में जो हमारी गियर ट्रेन लगी होती है वो हमारी होती है डिफरेंशियल गियर ट्रेन, जिससे हमारी गाड़ी को टर्न करने में आसानी होती है। तो उस जो गियर ट्रेन लगी होती है वो हमारी होती है डिफरेंशियल गियर ट्रेन, और वहाँ पे जो गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब दूसरा हमारा ऑप्शन था, एक था हमारा रिवोल्टेड गियर ट्रेन, उसको हम देखते हैं। रिवोल्टेड गियर ट्रेन से बहुत ही क्वेश्चन आता है। रिवोल्टेड गियर ट्रेन से इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, फेवरेट एग्जाम्पल है जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर क्वेश्चन में, वो है हमारा क्लॉक्स में, घड़ी में जो है कौन सी गियर ट्रेन इस्तेमाल होती है, घड़ी में हमारी रिवोल्टेड गियर ट्रेन इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब फर्स्ट एक्सिस और लास्ट एक्सिस कोएक्सियल होगी तो कौन से गियर ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, वो लोग सिंपल गियर ट्रेन लगा देते हैं कि मतलब बोल रहा है कि एक्सिस हमारी कोएक्सियल है,
बट बोल रहा है कि फर्स्ट एक्सिस और लास्ट एक्सिस को एक्सियल, तब कौन सी गियर ट्रेन इस्तेमाल होता है। तो उसका ये मतलब होता है जो हमारी रिवॉल्टेड गियर ट्रेन होती है वो कुछ ऐसे होती है रिवॉल्टेड गियर ट्रेन। देखो ये गियर यहाँ पे लग गया, ये गियर यहाँ पे लग गया, ठीक है, यहाँ पे लग गया, छोटा बनाते हैं इसको ताकि वेलोसिटी रेशियो जो है हम चेंज कर सकें। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब ये इसका साफ्ट ये होगा, ये साफ्ट होगा इस गियर ट्रेन का, ये साफ्ट होगा। अब इस पे जो गियर लगी होगी वो मान लो ये गियर लगी है, और यहाँ पे जो गियर लगी वो ये गियर लगी है, बट इसका साफ्ट जो होगा वो खाली यहाँ से लेके यहाँ होगा, और इसका साफ्ट यहाँ से ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो इसका साफ्ट जो है ये एक साफ्ट पे ये 2 गियर माउंट है, बट इस साफ्ट में क्या है, ये गियर इस साफ्ट में माउंट है और ये गियर इस साफ्ट में माउंट है। मतलब ये हमारी इनपुट गियर है, ये हमारी इनपुट गियर है और ये हमारी आउटपुट गियर है। तो वही बोलता है क्वेश्चन कभी कभी देता है कि फर्स्ट एक्सिस और सेकेंड और लास्ट एक्सिस जब कोएक्सियल होगी तो कौन सा गियर ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम रिवॉल्टेड गियर ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द गियर यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटिंग मोशन। मतलब रोटरी मोशन को ट्रांसलेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से गियर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम रैक एंड पिनियन को इस्तेमाल करते हैं। देखो रैक एंड पिनियन सबसे आसान है, सबको आता होगा। ये मान लो हमारा ये हो गया, ये हमारा गियर हो गया। रैक एंड पिनियन होता कैसे वो आपको दिखाता हूँ बना के मैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे गियर के टीथ बने होते हैं, ये हमारे गियर होती है। ये हमारा होता है रैक, इसको बोलते हैं रैक। और ये जो हमारा होता है जो गियर, इस पे जो गियर बनी होती है, इस पे जो गियर बनी होती है इसको हम बोलते हैं पिनियन। तो क्या बोलता है क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सा मतलब कौन सा गियर इस्तेमाल करते हैं हम रोटरी मोशन को ट्रांसलेटिंग मोशन में चेंज करने के लिए। मतलब जब ये हमारा गियर ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो हमारा रैक ऐसे घूमेगा। मतलब जब ये ऐसे घूमेगा हमारा गियर तो रैक हमारा ऐसे ट्रांसलेटिंग मोशन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रैक एंड पिनियन। रैक जो है रोटरी मोशन करता है और पिनियन हमारा जो रैक हमारा ट्रांसलेटिंग मोशन करता है और पिनियन हमारा रोटरी मोशन करता है। ये सब समझ में आ गया ना आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन केस ऑफ फ्लाई व्हील द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज द। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बताइए क्या होता है। देखो इसका मैंने फ्लाई व्हील का पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से उसी चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मैंने पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया हुआ है, तो आपसे उम्मीद है कि आप उसको देख लीजिएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मतलब डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, वो क्या था। डेल्टा ई का एक फॉर्मूला ये था आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये अब तक सबको याद हो गया होगा, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। और सेकेंड फॉर्मूला ये था मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिनिमम। ये 2 फॉर्मूले हमारे होते हैं डेल्टा ई मैक्स के, मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएशन के। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, पहला है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, दूसरा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिनिमम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन केस ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक्सप्रेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बोलता है कि फ्लाई व्हील में हमारा इनर्शिया है इसका, और इसका जो है ओमेगा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है फ्लाई व्हील के चैप्टर में। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली हमारी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हमारी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम ओमेगा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का, क्योंकि ये रोटेट कर रही है। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाई व्हील जनरली एम्प्लॉयड, इसमें से किसमें फ्लाई व्हील को हम इस्तेमाल करते हैं। देखो भाई, मैंने ऑलरेडी पंचिंग प्रेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पंचिंग प्रेस में फ्लाई व्हील का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारी फ्लाई व्हील होती है वो एक्सेस एनर्जी को स्टोर करती है, और जब हमारा किसी भी डिवाइस में या किसी भी प्रोसेस में वो एनर्जी लूज होने लगती है तो फ्लाई व्हील जो स्टोर की हुई एनर्जी को रिलीज़ कर देती है, जिससे हमारा काम हो जाता है और हमारा फ्लक्चुएशन अवॉइड हो जाता है, हमारा मशीन में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो वैसा ही हमारा पंचिंग प्रेस का काम होता है। मान लो ये हमारी कोई सीट है, ये हमारी कोई सॉलिड सीट है जो यहाँ पे ऐसे आगे जा रही है, और ये हमारी यहाँ पे फ्लाई व्हील लगी हुई है, और यहाँ पे इसका ऐसे लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ, ये हमारा पंच लगा हुआ है, ये पंच लगा हुआ है, यहाँ पे गियर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मोटर लगी हुई है। ठीक है, तो मोटर का एक कांस्टेंट आरपीएम होगा कि मोटर को किस आरपीएम पे हमें रन कराना है, किस आरपीएम की मोटर है, तो वो उसी आरपीएम से ही कंटिन्यू एनर्जी हमको देती रहेगी। बट जब यहाँ पंचिंग का प्रोसेस होता है और ये फ्लाई व्हील घूम के ऐसे आएगी और यहाँ पंच ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये रुकेगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, उसके बाद ये ऐसे जाके इसको होल बना देगा, फिर यहाँ पे इसको होल बना देगा और फिर नीचे आ जाएगा हमारा पंच। तो इतनी देर में क्या हुआ, इसको बहुत ही अधिक एनर्जी लगी, पंचिंग मशीन को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन कि जब ये वापस जाके घूम के फिर ये फ्लाई व्हील ऐसे घूम के वापस जाके आएगा, फिर अचानक एनर्जी यहाँ पे आएगी, जब ये आगे बढ़ेगा फिर पंच करने में एनर्जी लगेगी। तो उस एनर्जी को फ्लक्चुएशन आया ना, इसमें हमारा इनपुट तो कांस्टेंट है बट आउटपुट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इसी फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम पंचिंग मशीन में फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया ना कि हम इसमें से किसमें इन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किस में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा आप लोगों को। और इसमें देखिए CS का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको लगा लेते हैं मतलब आपका थोड़ा सा पूरी तरह से आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके माइंड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, बोलता है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए फ्लाई व्हील इज 1 मीटर एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट एक्सीड 1% ऑफ द मीन स्पीड। इफ द मास ऑफ फ्लाई व्हील इज 4000 kg, the energy engine develops 150 किलोवाट एंड द आरपीएम 120 आरपीएम, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्लाई व्हील का के की वैल्यू कितना दिया हुआ है, के की वैल्यू दिया हुआ है उसने 1 मीटर, और बोल रहा है कि उसमें कोफिशिएंट ऑफ मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट टू एक्सीड 1% ऑफ द मीन स्पीड। देखो इसने सीरियसली खाली 1% लिखा हुआ है, अगर तो यहाँ पे CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% ऑफ मीन स्पीड मतलब 0.01। बट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपने फ्लाई व्हील के चैप्टर्स में कि अगर यहाँ +-1 दे देता तब हमें क्या लेना पड़ता, हमें CS की वैल्यू लेना पड़ता 2%, क्योंकि +1 -1 = 2%, तो यहाँ पे CS की वैल्यू हो जाती 0.02। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो उसने CS की वैल्यू दिया हुआ है उसने प्लस लिखा हुआ है खाली, मतलब कुछ नहीं आगे सिंबल लगा कि +- सिंबल लगा है। ठीक है, तो देखो CS की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी और K की वैल्यू भी आ गई। और क्या बोलता है, मास फ्लाई व्हील का मास दिया हुआ है 4000 kg, फ्लाई व्हील का मास दे दिया 4000 kg। अब बोल रहा है पावर डेवलप कर रहा है 150 किलोवाट, आरपीएम कितना दिया हुआ है, आरपीएम दे दिया है 120 आरपीएम, 120 आरपीएम। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी हो गया, हमको सारा वैल्यू दिया हुआ है और बोलता है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है हमको, मतलब डेल्टा ई निकालना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है आपको। CS की वैल्यू इसमें दिया हुआ है तो इसमें हम लेंगे I ω² CS, ओमेगा हमको निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या होता है हमारा, होता है 2πn/60। तो हमको n की वैल्यू दिया हुआ 120 आरपीएम, तो 2 × पाई 120 / 60, तो ये 6 × 2 = 20 हो गया, 2 × 4 हो गया हमारा 4 पाई। ठीक है, तो ये 4 पाई हमारा हो गया। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी हमारी, अब डेल्टा ई की वैल्यू हमारी हो जाएगी आई हो गया हमारा आई = mk² होता है, आई होता है हमारा mk², सबको मालूम है ना, आई होता है हमारा mk²। तो मास दिया हुआ है 4000, मास दिया हुआ है 4000, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, ओमेगा हमने निकाल लिया 4 पाई का स्क्वायर, और CS की वैल्यू हमको दी हुआ है 0.01। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमको जो डेल्टा ई की वैल्यू निकल के आएगी वो मिलेगा हमको 6310 न्यूटन मीटर। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी तो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए फ्लाई व्हील इज
डिटरमाइंड फ्रॉम, मतलब इसमें आपको बोला है कि किस डायग्राम से हम फ्लाई व्हील में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होती है कैसे हम उसको निकालते हैं। तो इसका एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्रैंक का एंगल, मतलब क्रैंक किस एंगल से रोटेट कर रहा है। तो इसमें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं थीटा, थीटा मतलब क्रैंक एंगल, और इसमें हम लेते हैं मीन टॉर्क, टी मीन टॉर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम। क्योंकि जो यहाँ पे ये होता है हमारा मीन टॉर्क होता है, टी मीन होता है, और जो इसमें एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पे, तो एक लॉ और होता है कि ये जो ऊपर वाले जो मीन टॉर्क के ऊपर एनर्जी है उसका समेशन इस होगा, वो इक्वल टू होगा जो मीन टॉर्क के नीचे एनर्जी है। मतलब अगर ये हमारी एनर्जी A1 है, ये हमारी एनर्जी A2 है, और ये हमारी एनर्जी A3 है, और ये हमारी एनर्जी A4 है, तो एनर्जी ऑफ A1 प्लस एनर्जी ऑफ A2 होगा इक्वल टू एनर्जी ऑफ A3 प्लस एनर्जी। इस पर भी न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैंने फ्लाई व्हील के चैप्टर में इसका न्यूमेरिकल अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ये समझ में आ गया ना। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और होता है, एरिया अंडर टी थीटा कर्व। टी थीटा कर्व का जो एरिया होता है वो हमको एनर्जी देता है, वो हमको एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी की वैल्यू देता है जूल्स में, मान लें हमको तो, ठीक है। ये होता है हमारा एरिया थीटा के अंडर कर्व का एरिया हमको एनर्जी देता है। इसमें किसी कोई दिक्कत? तो आपके 10 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करा दिए हैं, और इससे आपका जो आपको पार्ट 9 में जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था पार्ट 9 में, उसमें जो नहीं आया होगा वो आप इससे भी देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पार्ट 10 में लेके आऊँगा अभी यूपीआई विनर का सोल्यूशन पार्ट 10, उसमें मैं वायरस अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।